नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ लिया था, पहला टॉपिक पढ़ा था हमने भारत के प्रमुख गणितज्ञ। दूसरा टॉपिक पढ़ा था दोस्तों गणित की प्रकृति एवं विशेषताएं। तीसरा टॉपिक पढ़ा था दोस्तों तीसरा गणित के शिक्षण उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। चौथा टॉपिक पढ़ा था भारत के चौथा टॉपिक पढ़ा था दोस्तों गणित शिक्षण की विधियां। चौथा टॉपिक कौन सा था दोस्तों? गणित शिक्षण की विधियां। आज अपना पांचवा टॉपिक है दोस्तों पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, रचनात्मक अधिगम और अभिप्रेत अनुदेशन। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। इसका जो अन्य नाम है वो है निरीक्षण विधि, सामाजिकृत विधि, उपचार विधि, स्वाध्याय विधि। निरीक्षण विधि का मतलब है दोस्तों पर्यवेक्षित अध्ययन में जो अध्यापक है वो एक तरह से विद्यार्थियों को एक टॉपिक दे देता है और उन्हें उनका निरीक्षण करता है कि कैसे वो इसका अध्ययन कर रही हैं। सामाजिकृत का मतलब है ये सामाजिक विधि है दोस्तों, जैसे पूरे सभी बच्चों के लिए एक जैसे काम करती है, यानी सभी बच्चों को अलग अलग टॉपिक या एक टॉपिक देखकर उनका निरीक्षण किया जाता है, जिस प्रकार समाज में होता है। उपचार विधि, इसमें विद्यार्थियों की कमियों का अध्ययन किया जाता है कि विद्यार्थी कहाँ गलतियाँ कर रहा है और उसका कैसे निवारण करना है, तो एक तरह से उपचार विधि है। तीसरा है स्वाध्याय विधि, मतलब इसमें विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करता है, इसलिए क्या है दोस्तों ये स्वाध्याय विधि है। तो इसके कौन कौन से नाम है? निरीक्षण, सामाजिकृत, उपचार और चौथी है स्वाध्याय विधि। इसके जो परिवर्तक है वो है डेजी मॉर्विल जॉन या डेजी मॉर्विल। दोस्तों जो सही नाम है वो कौन सा है? डेजी मॉर्विल, या अगर ये नहीं आए तो डेजी मॉर्विल। इसकी जो परिभाषाएं हैं दोस्तों, परिभाषाएं देख लेते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि पद्धति एक सीखने की तकनीक है। जो पर्यवेक्षण अध्ययन विधि है ये पद्धति है, एक सीखने का तरीका है या तकनीक है जहाँ छात्र स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन शिक्षक, संरक्षक या कोच के मार्गदर्शन में। जो छात्र होते हैं कैसे होते हैं दोस्तों? वो स्वतंत्र होते हैं। किस प्रकार होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, किंतु वो किनके अधीन काम करते हैं स्वतंत्र रहते हुए भी, या किनके दिशा निर्देश में काम करते हैं? या तो कोई अध्यापक होगा, या उनका कोई संरक्षक होगा, या उनका कोच होगा, या कोई मतलब जैसे मान लेते हैं कोई खिलाड़ी वो खेल तो रहा है लेकिन वो किसके दिशा निर्देश में खेल रहा है? कोच के दिशा निर्देश में। वो अपने जो टेक्निक है वो स्वतंत्रता से लागू कर रहा है, लेकिन उन्हें सिखाया किसने था? कोच ने। ये विधि छात्र को आत्म-अनुशासन, समय प्रबंधन, कौशल, ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, जिससे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन होता है। अब महत्वपूर्ण परिभाषाएं दोस्तों जो दी गई है, पहली है बोसिंग के अनुसार। बोसिंग ने कहा है कुशल शिक्षक के निर्देशन में उच्च स्तरीय प्रदत्त कार्य को पूर्ण करने के लिए कुशल अध्ययन की तकनीकियों को समझने और उन पर अधिकार प्राप्त करने का नाम ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। कैसे दोस्तों? एक कुशल अध्यापक जो उसके बारे में या उस विधि के बारे में परिपक्व हो, जो जानता हो कि इस विधि को कैसे लागू करना है, कैसे बच्चों को इससे अध्ययन करवाना है, तो उस शिक्षक के दिशा निर्देश में उच्च स्तरीय प्रदत्त करें, यानी एक कोई बिंदु पर या एक किसी टॉपिक पर या किसी एक दिशा में दोस्तों किसी दिशा या टॉपिक के ऊपर प्रदत्त कार्य करने को पूर्ण करने का एक कुशल अध्ययन, जो तकनीकियों को समझने और उन पर अधिकार प्राप्त करने का नाम ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। जैसे कोई खिलाड़ी है दोस्तों, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो उसे एक टेक्निक सिखा दी गई है कि भैया अगर यदि आपको चाहे स्क्वायर कट मारना है या लेग कट मारना है, या आपको जो पॉइंट है उसके ऊपर से शॉट मारना है, तो बैट को किस एंगल पे गेंद से टच करना होगा ताकि ये गेंद अधिक दूरी प्राप्त कर सके या सही दिशा में जा सके। तो ये एक
कुशल शिक्षक या जो कोच है दोस्तों, वो एक खिलाड़ी को समझा रहा है। वो क्या है दोस्तों, धीरे-धीरे प्रयास करते-करते उन पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, यानी वो एक परिपक्व, ये एक समझदार खिलाड़ी बन जाता है। तो दोस्तों वही क्या है, एक तरह से पर्यवेक्षित अध्ययन है, यानी जो मेहनत है वो खिलाड़ी कर रहा है, लेकिन किसके दिशा निर्देश में, कोच के दिशा निर्देश में। या कबड्डी में देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे अपन को किसी को कैच करना है या पकड़ना है, या कैसे किसी को टच करके वापस आना है, पॉइंट कैसे लेना है, और जो बीच वाली लाइन है उसको कब टच करके आना है या कैसे टच करना है। तो दोस्तों ये कोच ही सिखाता है, और कोच के दिशा निर्देश में ही खिलाड़ी ये कार्य करता है। दूसरी परिभाषा है क्लास मियर, निरीक्षण अध्ययन कालांश से अध्यापक द्वारा किए गए कार्य छात्रों द्वारा प्रारंभ की गई क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत योजनाओं पर आधारित होते हैं, यानी ये अध्यापक द्वारा किया गया कार्य हो या छात्रों द्वारा प्रारंभ की गई क्रियाएं हो, उन सभी की व्यक्तिगत योजनाओं पर आधारित होते हैं। अध्यापक प्रत्येक छात्र की सहायता करता है, ये बोला क्लॉस मियर ने। रस्क के अनुसार निर्देशित अध्ययन का अर्थ है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की उन क्रियाओं को निर्देशित करना जो मुख्य रूप से किसी समस्या समाधान, प्राप्ति या योग्यताओं की प्राप्ति से संबंधित है। यानी जो पर्यवेक्षित अध्ययन है दोस्तों, ये किसी समस्या से संबंधित होना चाहिए, कि हम किसी समस्या पे चर्चा कर रहे हैं और लास्ट में इसका हल प्राप्त हो, या विद्यार्थी इसमें योग्यताएं हासिल कर ले। ये पर्यवेक्षित अध्ययन का एक गुण होना चाहिए या एक लक्ष्य होना चाहिए, और जिनके लिए शिक्षार्थी आयोजन के लिए प्रयास करता है। यानी पर्यवेक्षित अध्ययन के अंत में बालक या तो उसमें जो कमियां हैं उसका वो उन्हें ठीक कर ले, या कोई एक समस्या है उसको हल कर ले, या एक ऐसी योग्यता प्राप्त कर ले जिससे वो आने वाले भविष्य में उसके लिए काफ़ी मददगार हो। ये पर्यवेक्षित अध्ययन का क्या है दोस्तों, एक मुख्य रूप है, या एक गुण है, या एक विशेषता है दोस्तों, जो उसमें होनी चाहिए, और जिनके लिए शिक्षार्थी आयोजन के लिए प्रयास करता है। शिक्षार्थी का मतलब दोस्तों जो सिखाने वाला है, जो आयोजन करता है, वो इसीलिए ही आयोजन करता है कि जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं, या जिसके हम जो पर्यवेक्षित अध्ययन है वो करवा रहे हैं, उसका लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें। इसके प्रयोग के विधिवत रूप है, यानी इसको जो लागू करते हैं दोस्तों उनके विधिवत रूप है। विधिवत रूप में अपन देख लेते हैं सम्मेलन योजना। पहला कौन सा दोस्तों, सम्मेलन योजना। पहला है दोस्तों सम्मेलन योजना। पहला है सम्मेलन योजना। इस विधि में कुछ सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों जैसे सम्मेलन आयोजित करने का मतलब है कि कोई एक विचार ले लिया, जैसे हमने देख लिया ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती। दोस्तों अपन ने क्या लिया, जैविक खेती। अब अपन ने क्या सम्मेलन बुलाया, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बुलाया और उनको जैविक खेती के बेनिफिट बताए, उनका बाजारीकरण कैसे करना है, उससे लाभ कैसे कमाना है, ये सभी अपन ने किसमें है, सम्मेलन में सिखाया। इसमें क्या दोस्तों, जो बालकों को व्यक्तिगत कठिनाइयों को निवारण पूरे सम्मेलन में किए जाते हैं। इस सम्मेलन में एक विचार गोष्ठी के रूप में संपन्न होती है। विशिष्ट अध्यापक योजना, इसके विधि में एक विशिष्ट अध्यापक बालकों के दोषों, उनकी भ्रांत धारणाओं एवं कठिनाइयों को दूर करता है। यानी जो जैविक खेती है उसमें कई बच्चों को ये समझाया जाता है कि अपन को खेती क्यों करनी चाहिए, इसमें क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इनको दूर कैसे करना है, फिर इन चीज़ों की वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित करनी है, इन्हें कैसे बेचना है, कैसे लाभ कमाना है। इसके लिए वो सम्मेलन बुला सकते हैं। या कोई वैज्ञानिक प्रदर्शनी हो सकती है, जैसे किसी भी चीज़ का मॉडल, जैसे परमाणु का मॉडल मान लो, या कोई रासायनिक वस्तु का मान लो, या किसी कार्बनिक पदार्थ का मान लो, तो उससे संबंधित वो एक मॉडल बना सकते हैं, और उससे वो नई जो सम्मेलन है उसको एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, और उसकी जो भ्रांतियाँ या धारणाएं हैं उनको विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं। विभाजित कालांश योजना, इसमें इस विधि के अनुसार एक ही कालांश के अंतर्गत दो अध्यापक बालकों को के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। यानी एक ही कालांश में दो अध्यापक जो बालक हैं उनके कार्यों का निरीक्षण करते हैं, उन्हें बोलते हैं विभाजित कालांश योजना। वो अपने अपने अलग अलग नजरिए से या अलग अलग दृष्टिकोण से बालकों का अध्ययन करते हैं। द्विकालांश योजना, इस विधि में के अनुसार एक ही विषय सामग्री के अध्ययन के लिए दो कालांश दिए जाते हैं। प्रथम कालांश में निश्चित विषय को पढ़ाने का आदेश देकर उससे संबंधित भूमिका प्रस्तुत की जाती है। दूसरे कालांश में उनके अध्ययन विधियों का निरीक्षण किया जाता है। यानी जो प्रथम कालांश होगा दोस्तों, प्रथम कालांश में क्या किया जाएगा, जो प्रथम कालांश होगा दोस्तों उसमें तो उस विषय से संबंधित टॉपिक समझाएंगे। जैसे उन्होंने कोई टॉपिक ले लिया, व्रत ले लिया दोस्तों, उसके बारे में सब चीज़ें बताई
कि वृत्त की परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, इनका जो त्रिज्य खंड है वो क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, इस प्रकार समझाया। दूसरे कालांश में क्या दोस्तों, उसी अध्ययन का निरीक्षण किया जाता है। जैसे पहले कालांश में बता दिया कि आप जा रहे हैं, वो रास्ता कैसा है, अर्धवर्ताकार है दोस्तों, कैसा है, वो अर्धवर्ताकार रास्ता है। जैसे ये अर्धवर्ताकार रास्ता है, तो दोस्तों जब जाते हुए उन्हें बताया कि यह एक अर्धवर्ताकार रास्ता है, तो आपको इसका परिमाप याद करना है। तो दूसरी विधि में क्या बोल दिया है, इसका परिमाप याद करना है। पहले कालांश में उसका परिमाप याद करना सिखाया, क्षेत्रफल याद करना सिखाया, और दूसरी बार में उसके बारे में पूछ लिया। जैसे प्रैक्टिकली पूछ लिया, पहले बता दिया कि भैया ये अर्धवर्त है, इसका क्षेत्रफल ये होता है, परिमाप ये होता है। जैसे इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसका परिमाप होता है, क्या होता है दोस्तों, 2r प्लस पाई आर। तो फिर उन्हें बोल दिया कि भैया अब पहले तो ये समझाया कि वृत्त का क्षेत्रफल ही है, परिधि है, और बाद में उनसे पूछ लिया कि भैया कोई खेत है जो अर्धवर्ताकार है, उसकी लंबाई इतने मीटर है, अब तुम उसका क्षेत्रफल और परिधि बताओ। और उसमें से बोल दिया कि एक त्रिज्यीय खंड में उसके आधे भाग में क्या दोस्तों, एक फसल बोई है और दूसरे भाग में अन्य फसल बोई है। और फिर उनका लाभ पूछ लिया कि एक में इतना लाभ हुआ, दूसरे में इतना लाभ हुआ, तो उसका औसत लाभ कितना हुआ। यानी प्रथम में उसके बारे में केवल पढ़ाया गया और दूसरी बार में क्या उसको प्रैक्टिकली पूछ लिया गया। यही क्या है, प्रथम कालांश में जो पढ़ाया गया और दूसरे कालांश में पढ़ाया गया, यही परिवेक्षित अध्ययन विधि है। और फिर इसके अनुसार जो अध्यापक है वो ये जांच करता है या ये निरीक्षण करता है कि जो हमने सिखाया है बच्चों ने कितना सीखा है, क्या वो एडवांस नहीं है, ये उन्होंने कुछ अतिरिक्त शिक्षा हासिल की है, या जितना मैंने सिखाया उतना भी नहीं सीख पाए हैं, या औसत सीखा है। इस पेंशन ने इस विधि का प्रयोग बड़े ही सराहनीय ढंग से किया है। उन्होंने 90 मिनट के दो संयुक्त कालांशों को अधोलिखित रूप से विभक्त किया है। यानी 90 मिनट के दो कालांश है, उनको दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम कालांश में पहले समीक्षा 25 मिनट, गृह कार्य 25 मिनट, तो कुल कितने हो गए, 50 मिनट। प्रथम कालांश में कितने हो गए, 50 मिनट। द्वितीय कालांश में शारीरिक व्यायाम, हस्त कौशल, इसमें 5 मिनट, कितने दोस्तों, 5 मिनट। कार्यों का अध्ययन, इसमें 35 मिनट, कितने दोस्तों, 35 मिनट। कार्यों के अध्ययन में 35 मिनट, कुल कितने हो गए, 40 मिनट। यानी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो द्वितीय कालांश में होती है, और कितनी होती है, 40 मिनट, कुल कितने हो गए, 90 मिनट। इसके गुण या विशेषताएं, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो ये विधि है दोस्तों किसके लिए उपयोगी है, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। नवीनतम विधि है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये प्राचीनतम विधि नहीं है। जो परिवेक्षित अध्ययन विधि है ये कैसी है दोस्तों, ये नवीनतम विधि है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कैसी है, नवीनतम विधि है। बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि है, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। दोष है, अधिक धन और अधिक समय की आवश्यकता होती है, जटिल विधि है। शिक्षक अनुभवी विधि से भली भांति परिचित तथा संयमशील होना चाहिए। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कैसी है दोस्तों, छोटी कक्षाओं के लिए, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में इसमें क्या अधिक समय लगता है, इसलिए ये बड़ी कक्षाओं में उपयोगी नहीं हो सकती है। जो सिखाना होता है दोस्तों वो क्या है, छोटी कक्षाओं में अधिक सिखाया जाता है, बड़ी कक्षाओं में ये स्व अध्ययन किया जाता है दोस्तों। और उस स्व अध्ययन में वो किसी का निरीक्षण के अंतर्गत नहीं आता, यानी उसमें कोई आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता, वो स्व अध्ययन ही होता है। जबकि परीक्षित अध्ययन में क्या है दोस्तों, इसमें किसी अध्यापक या निरीक्षक द्वारा हमें निर्देशित किया जाता है। इस विधि को लागू करने से पहले सही वातावरण का होना, विद्यार्थी का समस्या से परिचित होना तथा सीखने में खोजने की प्रबल इच्छा का होना आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों। अपन जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर का दोस्तों रचनात्मक अधिगम। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रचनात्मक अधिगम, और उसके बाद पढ़ेंगे हम अभिक्रमित अनुदेशन।